ऑनलाइन क्लास। एक बार मुझे पेपर भेजना, ठीक है, पेपर भेज के कौन सा में प्रॉब्लम है वो बताना, मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। रिकॉर्ड कर दिए क्या? ओके, ऑनलाइन क्लास, ऑडियो ऑडियो फाइन। ओके सर, सेक्शन 10 तक हो गया था कि नहीं? सेक्शन 10 तक हो गया था, 9(3) हो गया था कि नहीं? हो गया था, मतलब बीच में मैं इतना दिन से जो बोल रहा था, एक 9(3) बचा, 9(3) बचा, एज ऑफ नाउ अब कोई 9(3) नहीं बचा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज़ प्रैक्टिस द सम्स, ठीक है, अनलेस अनटिल आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लिक करना, मतलब मैं क्लास में क्लिक करवा दूंगा, अच्छा एडवोकेट देखते हुए तुम देख लेना 9(3) है, बट एडवोकेट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 9(3) है। इफ बिजनेस पर्सन को दे रहा है तो उस पर आरसीएम लगेगा, अगर इंडिविजुअल को दे रहा है उस पर आरसीएम नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना? तो वो जो इंडिविजुअल वाला है ना, मैं तो एडवोकेट वाला आपको रेज करवा दूंगा कि एडवोकेट है तो आरसीएम है, लेकिन वो ये इंडिविजुअल के केस में नहीं, सिर्फ बिजनेस के केस में होगा, उस पर आरसीएम है ना, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिस द सम्स। आपको याद नहीं, कितना याद करेंगे, कहाँ कहाँ पे याद करेंगे? एग्जाम सम्स करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए, लिख कैसे रहे। अभी अभी मेहनत करेंगे तो बाद में इसका फल अच्छा आएगा, नहीं तो बाद में मेहनत करने का कोई सेंस नहीं है। सेक्शन 11 में कर रहा था, अंडरस्टूड? सेक्शन 11, सर सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है गुड्स या सर्विस को हम, गुड्स या सर्विस को हम एक शील्ड में बंद कर देंगे, सो दैट इस पे टैक्स नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड सर्विस, जो बोलें गुड्स वही सर्विस। मतलब सर अगर अनार एप्पल ये सब एग्जेम्प्टेड है तो उसका जूस एग्जेम्प्टेड नहीं है। आ रहा समझ में? है कि नहीं? अनार एप्पल या फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स एग्जेम्प्टेड अगर बोल दिया मैंने, या कैशू नट बोल दिया, तो कैशू नट का पेस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है, अंडरस्टूड? कैशू नट एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड नहीं हुआ, एक्चुअली आरसीएम में फॉलो करता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट्स, सीरियल्स एग्जांपल बता रहा हूँ, वो सब क्या है कि आपका ये सब सारा क्या है कि जो बोला है आपको वही एग्जेम्प्टेड करना है, अपने दिमाग से नहीं करना है, ठीक है। तो सर मैंने बोला है कि एग्जेम्पशन क्या होता है, दो गवर्नमेंट का दो है, एक नोटिफिकेशन इशू करती है, एक स्पेशल ऑर्डर इशू करती है। 99% केस में नोटिफिकेशन के थ्रू आपका गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट कर देती है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट को करना है कि ये बोर्ड एग्जेम्प्ट हो जाए, सो दैट एडुकेशन बोर्ड एग्जेम्प्ट हो जाए, मतलब बोर्ड जो अगर खरीदे कोई, कौन, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बंदा का कॉस्ट कम आ जाएगा, खरीदने का कॉस्ट कम आएगा। सर खरीदने का कॉस्ट कम आएगा तो क्या होगा, वो जो फीस चार्ज करेगा ना अपने स्टूडेंट से कम करेगा। ये एक परसेप्शन है एग्जेम्पशन लाने का, सो दैट अल्टीमेट जो बेनिफिट है किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास, क्योंकि अल्टीमेट जीएसटी का बर्डन कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास। मैंने बताया था आपको, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा, अंडरस्टूड? तो सर बोला गया है कि एग्जेम्पशन गवर्नमेंट कब लाता है? बेसिकली
ऐसे सर्विसेज और गुड्स के लिए आता है जो बहुत ही नेसेसरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तभी वो एग्जामिशन लेके आता है गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको एग्जामिशन का टच अपॉन करवाया था, ठीक है, लेकिन मैं पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया। टच अपॉन मतलब कि ये मैंने बताया था सर, ट्रांसपोर्ट में कुछ कुछ एग्जामिशन है, एडवोकेट में, हाँ जी एडवोकेट में एग्जामिशन है, मैंने कुछ टच अपॉन कराया था, लेकिन आज फुल फ्लेज आर्ट्स से स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिशन सर। तो नोटिफिकेशन में रहता है जनरली एग्जाम्ड करता है आइदर एब्सोल्यूट और सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, या तो एब्सोल्यूट एग्जाम्ड कर देता है पूरा का पूरा, जैसे कि बोल दिया हेल्थ केयर सर्विस पूरा एग्जाम्ड। हेल्थ केयर सर्विस मतलब क्या हो गया? हेल्थ केयर सर्विस मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, वो कोई आईसीयू में बैठा है, वो बैठा मतलब कि लेटा है वो, ठीक है, कोई जनरल वार्ड में है, वो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर को एग्जाम्प्ट कर दिया। या फिर कंडीशनल एग्जाम्पशन लेके आती है गवर्नमेंट कि सर सब कुछ सारी एक्टिविटी एग्जाम्प्ट नहीं है, कुछ कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है। अंडरस्टूड? जैसे हेल्थ केयर में ही आपने एक कैंटीन बना दिया, अंडरस्टूड, कैंटीन बना दिया। कैंटीन का मतलब जो पेशेंट के संग आते हैं खाने के लिए, सॉरी पेशेंट के संग, सॉरी जो पेशेंट के संग आते हैं वो देखते हैं कि भाई कैंटीन है, वहीं खा लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो पेशेंट को देता ही है खाना, मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं कैंटीन से ही लेके खाता हूँ। तो कैंटीन से ही हॉस्पिटल क्या कर रही है, कैंटीन भी रन कर रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं वो बेटर है, लेकिन जो कैंटीन दे रहे हैं ना वो नॉट डिपेंडेंट है आपके हेल्थ केयर पे, आप मत दो, आदमी जाएगा बाहर खा के आएगा। सो दैट ये जो एक्टिविटी है ना कैंटीन वाला, उसको टैक्सेबल करेंगे। दैट्स द कंडीशनल हेल्थ केयर फैसिलिटी। सर हेल्थ केयर में सर बीमार है तो ठीक है, कैल्पोल लिख रहा है तो ठीक है, लेकिन फेयर एंड लवली लिख रहा है तो टैक्सेबल है। अंडरस्टूड? मतलब सर आपका जो क्रिटिकल हेल्थ केयर है वो सब सही है, बट अगर आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट वाला ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, तो टैक्सेबल है, बिकॉज दैट नॉट नेसेसिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। अंडरस्टूड? बट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एज ए जनरल कंसेप्चुअल बता रहा हूँ कि क्या है, किस इन्वायरमेंट में आपको सोचना है। मतलब तो आप हेल्थ केयर सोचते ही सारा हेल्थ केयर नहीं, उसमें आपको एक्टिविटी देखना पड़ेगा, क्या एक्टिविटी है हेल्थ केयर का। अंडरस्टूड? पढ़ते हैं एक एक करके। हाँ, एक कभी कभी गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर भी लेके आती है, स्पेशल ऑर्डर भी ले सकती है, जैसे कि मेडिसिन एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल, मेडिसिन एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। टैक्सेबल आप मेडिसिन में जाइए फार्मेसी में, आपको अगर दवा दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा। लेकिन सोचो 2020 का टाइम जिसमें कोविड का मेडिसिन बन गया हो, अब बताओ वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्टेड होगा? एग्जेम्प्टेड बाय द वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? ऑनलाइन? ओके सर बताते हैं क्या क्या है। अच्छा, गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, मेरा फोकस सर्विस पे ज़्यादा है, बिकॉज एग्जाम में बेसिकली सर्विस ही पूछता है, गुड्स नहीं पूछता। कभी कभी मैं नहीं बोलूँगा, बहुत पहले पूछता होगा, अभी तो नहीं पूछता, ट्रेंड में नहीं है किसी के। तब भी अगर गुड्स पढ़ने का मन है तो बुक से पढ़ सकता है, ठीक है। सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। चैरिटेबल मतलब दान दक्षिणा, रिलीजियस मतलब भगवान के नाम पे। अंडरस्टूड? ऐसा कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो वो जो सर्विस आप जो दे रहे हैं ना किसी को, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है। पढ़ते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय आर रजिस्टर्ड बाय एन एंटिटी registered under section 12A of 12AB of income tax act। सर एंट्री नंबर एकदम याद नहीं करना है। अंडरस्टूड? याद है तो बेटर, नहीं है तो और भी बेटर, गलती नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? गलती नहीं लिख के आएंगे एंट्री नंबर। एंट्री नंबर मैंने यहाँ क्यों दिया है? अपने रेफरेंस के लिए दिया है कि अभी कभी कोई अमेंडमेंट आया तो एंट्री नंबर बोल के आता है अमेंडमेंट, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकूँ, इसीलिए मैंने एंट्री नंबर दिया है, आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। सर बोला है कि
एक मैंने हॉस्पिटल बनाया है, हॉस्पिटल नहीं एनजीओ बनाया, एनजीओ। एनजीओ समझ में आ रहा है क्या? वो क्या करता है, फार्मर को जाता है, हेल्प करता है किसमें, क्रॉप्स ग्रोइंग में, फार्मिंग में। उसके बाद फिश फार्मिंग में भी हेल्प करता है। ये सब उसका काम ही है, हेल्प करना हर जगह में, एनजीओ है ना। तो सर वो जो हेल्प करता है, जैसे कि वो क्या किया ना कि एक फार्मर को सीड्स दिया, सीड्स होता है ना, फ्रूट का सीड्स, सीड्स दिया फार्मर को एट फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज रेट, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज रेट में। जो मार्केट में 10 रुपया मिलता है वो मार्केट में उनको 2 रुपया में दिया, सब्सिडाइज रेट में। फार्मर क्या करेगा, सीड से ग्रोइंग करेगा, फल बनाएगा और वापस बेचना। और वो एनजीओ बोला आप मुझे ही बेच दो, आप मुझे ही बेच दो, जो आपका कॉस्ट लग रहा है उसमें लगेगा, मुझे बेच दो, ठीक है। अब मैंने जो 2 रुपया वाला गुड्स दिया था, या फिर ये मैं जो उसको सर्विस दे रहा हूँ, क्या सब्सिडीज टाइम में उसको हेल्प कर रहा हूँ फार्मिंग में, वो सारा सर्विस एग्जेम्प्टेड है कि टैक्सेबल? आंसर इज एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो सर पहला बात होना कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी होना पड़ेगा, वो एंटिटी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12AA एंड 12AAB में। 12A 12AB क्या है सर, इसका जो इनकम आएगा एनजीओ का, उस पे इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्वेश्चन है। एनजीओ का जो इनकम आएगा उस पे इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे 2 रुपया का जो आ रहा है पैसा, वो तो जीएसटी नहीं लगेगा, आपने बोल दिया। इनकम जो हुआ उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जीएसटी बोला, इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, क्योंकि वो बंदा, आंसर इज लगेगा प्रोवाइडेड वो एनजीओ ना एक एप्लीकेशन दे अपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को और बोले कि भाई मेरा पूरा का पूरा 100% काम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का है, और मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB के लिए ही है, मेरा 100% काम है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करने का, और मुझे एक रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 12AA 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नॉट जीएसटी एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है कि उसमें कंडीशंस है कि 12AA और 12AB कब मानेंगे, तो क्या कंडीशन है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज इसमें भी बोला नहीं है, ठीक है। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? सर एग्जाम में आपको बोल देगा 12AB और 12AA में रजिस्टर्ड है, एग्जाम में आपको बोल देगा 12A, क्योंकि 12A 12AB इज अ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स परव्यू, वो आपसे जीएसटी में नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपको बोल देगा 12A में और 12A में। आपने देख लिया रजिस्टर्ड है, अब उसका वो जो भी एक्टिविटी करे बंदा, वो सारा नॉन जीएसटी एग्जम्प्ट सप्लाई में आएगा। क्लियर? ओके सर, अगर ऐसा कोई एक्टिविटी किया जो 12A 12B में है नहीं, मतलब क्या है सर? चैरिटेबल नहीं किया, वो क्या कर रहा है, कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहा है, तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे आपका, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका ये वाला रिवोक हो जाएगा, सर ले लेगा, रिवोक कर लेगा, क्योंकि उसमें अलाउ ही नहीं है, उसे जो इनकम टैक्स का कंडीशंस है उसमें अलाउ नहीं है आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का, उसमें अलाउ है ओनली चैरिटेबल एक्टिविटी होगा, तभी आपको हम इनकम टैक्स में इसके अंडर में रजिस्टर्ड देंगे और आपका इनकम टैक्स उसमें 0 होने वाला है। आपने कुछ कमर्शियल किया तो रिवोक, याद है कॉम्पोजिशन स्कीम में ये सब लिमिटेशंस था, कंडीशंस था, इसमें भी यही है, उसमें भी कंडीशंस लिमिटेशन है, तो आप नहीं कर सकते। और आपका अगर ये रिवोक हो गया तो ये भी एग्जम्पशन हट जाएगा। क्लियर है? सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनी, आपने कोई रिलीजियस सेरेमनी किया, मतलब क्या? अरे रामलीला कर लिया, रामलीला कर लिया। रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक मैनेज बाय इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन
12A 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट। अच्छा, बोला कि आपने क्या किया, रामलीला किया, उसमें से आपने टिकट लगा दिया 10 रुपया, तो सर वो जो 10 रुपया का फी है दैट्स आर एग्जेम्प्टेड बिकॉज द इनकम दैट हैव यू रिसीव्ड बाय द वे ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जहाँ रामलीला किया, जहाँ रामलीला किया वो तो बहुत बड़ा पंडाल होगा ना, वो पंडाल किसी से रेंट में लिया था। ठीक है, रेंट, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं आप, पंडित जी ने पूजा किया, पंडित जी का दक्षिणा क्या एग्जेम्प्ट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अंडरस्टूड। फिर दूसरा, आप गए वहाँ पे, क्या बोलता है, सोचो केदारनाथ गए। ठीक है, केदारनाथ गए, केदारनाथ में पंडित जी ने पूजा वूजा करा लिया, तो पंडित जी का जो इनकम है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि आपको उस पर टैक्स इनवॉइस चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा बात, जब पंडाल उंडाल जब वो हो गया, वो हो गया, क्या बोलता है, आपका पूजा हो गया, पूजा होने के बाद आप गए बाहर में, आपका कुछ कुछ जगह है जहाँ पे इंसान पूजा करने के बाद जाके बैठता है, रेस्ट करता है। ठीक है, मंदिर के बाहर ही होता है ना, रेस्ट वेस्ट करने का जगह होता है, या फिर दुकान रहता है। ठीक है, क्यों, किस चीज़ का दुकान, पूजा बत्ती ये सब का दुकान रहता है। तो बोला है कि वो सब भी जो दुकान है, जो रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, मैनेज एंड ओन इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट अंडर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन। लेकिन वो जो बंदा है ना, जो मैनेज कर रहा है, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है वो भी कहाँ है, मैनेज इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 12B में है। ठीक है, तो वो सारा भी एग्जेम्प्ट है। मतलब कि सर मैं गया और पूजा करवाया पंडित जी से, तो पंडित जी को जो पैसा दिया है दैट्स द इनकम इन द हैंड ऑफ, सो दैट द सप्लाई इन द हैंड ऑफ पंडित जी इज एग्जेम्प्ट। फिर मैं गया, पता चला अरे भाई, मैं पता चला यहाँ पे एक वो खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, पूजा का दुकान। तो मैं बात किया किसी से, भाई कितना रेंट लगेगा, उसने बोला 2000 रुपया मंथली लगेगा। तो आंसर इज, जो 2000 रुपया मंथली उसको मिलेगा दैट्स ऑल्सो एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन वो जो बंदा मुझे दे रहा है ना रेंट, वो जो रेंट मैं उसको जिसको दे रहा हूँ रेंट, वो इनकम इनकम एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन वो जो बंदा है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूट और 12A सेक्शन में अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, बोला है कि जो रेंट है वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसका कंडीशन है कुछ। क्या क्या कंडीशन है सर, वो रेंट है ना वो 10,000 रुपया पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में, वो जो रेंट दे रहा है ना, जो मुझे जगह दे रहा है खोलने का, चलता है दुकान, वो दुकान में 1000 रुपया पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चार्जेस ऑफ रेंटिंग प्रेमाइसिस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, ओपन एरिया एक्सेट्रा 10,000 रुपया पर डे से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मतलब आपका जो मंदिर है उसके बगल में एक हॉल है जिसमें सब कोई हवन कराते हैं, होता है ना, मंदिर के बगल में हॉल रहता है, कोई हवन कराता है। आपने वो पूरा पंडाल ले लिया और वो पंडाल में हवन कराना है आपको। ठीक है, वो हवन जब कराएंगे तो वो जो पंडाल है उसका 10,000 रुपया पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो एग्जम्पशन विथड्रॉ हो जाएगा, एन एंटायर सप्लाई विल बी टैक्सेबल। आ रहा समझ में सर, जो शॉप है, स्पेस है, उसका भाड़ा 10,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बाहर में मैंने बात किया था ना, मंदिर के बाहर में शॉप है जिसपे नारियल फूल माला सब मिलता है, उसका रेंट 10,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भी अगर 10,000 रुपया से कम है तो एग्जेम्प्ट है, अगर 10,000 रुपया से ज़्यादा है, 11,000 रुपया है, तो कितना पे टैक्स देना पड़ेगा? नो, पूरा 11,000 रुपये।
हाँ, इसका एग्जेम्पशन विड्रॉन हो जाएगा, मैंने बोला ना आपको। आ रहा है समझ में? सरी सर्विस बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्रीमेज हज एंड काशी मानसरोवर यात्रा। आप किसी से आप क्या सर्विस दे रहे हैं? सबको हज या काशी मानसरोवर का यात्रा करवा रहे हैं, तो वो जो इनकम मिल रहा है दैट्स ऑल्सो, खाली वो दो ही है। मैंने आपको बोला था ये मत सोचना कि कोई भी यात्रा करवा दे, वैष्णो देवी करवा रहा है वो सब बात नहीं कर रहे, अमरनाथ करवा रहे हैं उसका बात, काशी कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड हज, ये दो का बात कर रहा हूँ, ठीक है? हज एक ही होता है ना, और कितना हज होता है? हाँ, हज यात्रा, ठीक है। हाँ, ट्रेनिंग कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर्ट एंड कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, कोई ऐसा ट्रेनिंग करवा रहा है जो रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर है, मतलब अरे भारतनाट्यम करवा रहा है, भारतनाट्यम करवा रहा है, वो आर्ट एंड कल्चर से है, तो वो सारा जो सर्विस है वो एग्जेम्प्टेड है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है उसका लेकिन कौन करा रहा है? चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, स्पॉन्सरशिप वाला बताया था, अलग से बताया उसका, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सर्विस है डायरेक्ट। ऑनलाइन क्लास क्लियर है? चैरिटेबल खत्म। ऑनलाइन क्लास हो रहा है क्या? ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, किसान, ठीक है, किसान से रिलेटेड एक्टिविटी। सर राइस की बात कर रहा हूँ, वीट की नहीं। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस को आपने लोड किया, अनलोड किया, पैक किया, स्टोर किया या फिर वेयर हाउसिंग किया, वो सारा एग्जेम्प्ट। वेयर हाउस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कुछ होते हैं जो जंगली पत्तियाँ सब होती है फॉरेस्ट में, माइनर जिसका कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होता है, पत्तियाँ रहती है, वो सब एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल सर्विस रिलेटेड टू स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ सीरियल, पल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप क्या कर रहे हैं सर? स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं किस चीज़ के लिए? सीरियल्स के लिए, पल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, वो भी एग्जेम्प्टेड। मतलब कि मेरा वेयर हाउस है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आ जाओ, मैं वेयर हाउस में स्टोर कर दो, किसको बोल रहा हूँ? किसान को बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या होना चाहिए? सीरियल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। वो जो सर्विस दे रहा हूँ ना, वेयर हाउस सर्विस, उसके अगेंस्ट में जो पैसा ले रहा हूँ उस पर टैक्स नहीं है। क्लियर है? आर्टिफिशियल इंसीमेशन ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग का बात कर रहा है वहाँ पे, ब्रीडिंग की बात कर रहा है, मतलब कि अरे जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे कि बकरी फिर ब्रीडिंग कराना है तभी तो दूसरा बकरी होता है, ठीक है। वो सब है, सर्विस है, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर देन हॉर्स पे एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्स लगेगा। कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्कर
इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ एनिमल। मतलब कि आप जॉब वर्क का काम कर रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस में, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल कौन करेगा, फार्मर करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट कौन करेगा, जॉब वर्कर करेगा, तभी तो फार्मर से जॉब वर्कर के पास जाएगा, वो प्रोसेस करके वापस फार्मर को देता है, ठीक है। तो वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कौन, जॉब वर्कर, इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का कल्टिवेशन से रिलेटेड, या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल्स से रिलेटेड। लेकिन एनिमल्स में क्या, एक्सेप्ट हॉर्स, फॉर फूड, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, प्लांट का कर रहा है फॉर फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जॉब वर्कर से रिलेटेड ऐसा कोई प्लांट या फिर एनिमल एक्टिविटी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक्सेप्ट हॉर्स का, तो सारा एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है। सर्विस रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, फ्यूड, फाइबर, सिमिलर प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूस बाय वे ऑफ, सेम उसी वही वाला बात कर रहा है। यहाँ पर किसका बात कर रहा था, जॉब वर्कर का बात कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, मतलब कि फार्मर का बात कर रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, सर्विस रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को कल्टिवेट करने के लिए, रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को पालने के लिए, लेकिन हॉर्स नहीं होना चाहिए। फॉर फूड, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। बाय वे ऑफ, किस कैसे काम कर रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, ठीक है। सर इतना याद कैसे रहेगा, लिखेंगे कैसे, हो जाएगा। आप एग्जाम एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे लेकिन लिख लेंगे, लिखना ही पड़ेगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सर मेरा काम है फार्मिंग का, मतलब कि मेरा सोचो मैंने धान लगाया है, ठीक है, तो धान लगाया तो अकेले तो सबको काट नहीं पाऊंगा, मैंने किसी को रख लिया डेली बेसिस में कि 1000 रुपया लेना, आके धान काट के जाना डेली बेसिस में। तो भाई मैंने जो रखा है, तो क्या कि किसी से बात किया, उसने 4 लेबर भेजा है, तो वो जो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा ना उसको, वो भी इनकम, वो भी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है इन द हैंड्स ऑफ वो आदमी, ठीक है। क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर भी फार्म लेबर, सॉरी लेबर नहीं फार्म लेबर की बात कर रहा है। प्रोसेस कैरीड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग tending, pruning, etc. like operation which do not alter the essential character of the agriculture product but make it only marketable for the primary market। कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ऐसे टेंडरिंग कर रहा है, टेंडिंग कर रहा है, प्रूनिंग कर रहा है, सच लाइक ऑपरेशन, जिससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि चना, ठीक है, चना ये आपका इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन आपने चना को पीस के बेसन बना दिया, अब बेच रहे हैं, वो नहीं चलेगा, चना ही होना पड़ेगा, उसमें फिर टैक्स लगेगा, वो सब चेक करना पड़ेगा, उस पर बेसन पे टैक्स लगेगा वैसे, ठीक है। आपने टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका एग्जेम्प्ट है, बस सॉस डाल दिया तो वो टैक्सेबल, क्योंकि दैट्स अल्टर द चेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जो डू नॉट अल्टर है, ठीक है। आपने एक्टिविटी क्यों किया है, टू मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी, आपने पैकिंग कर दिया है, अरे समझ में, पैकिंग कर दिया है सिर्फ कि 1-1 kg का पैक बना दिया, तो ठीक है, आपने क्यों किया ऐसा, टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, ठीक है। तो वो जो पैकिंग का सर्विस किसी से ले रहे हैं, that's also exempted। renting or leasing of agro machinery for vacant with or without access, आपने कोई मशीन लीज पे लिया है क्या, जैसे कि ट्रैक्टर ले लिया लीज पे, ठीक है, तो जो ट्रैक्टर जो लीज है तो आपको जो
बिल देगा ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। खाली एग्रो लैंड और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंशियल टू यूज। ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने लोड किया अनलोड किया, क्या चीज़ का? आपने लोड किया अनलोड किया। ओके। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या किया? लोडिंग किया अनलोडिंग किया, ट्रक में लोड करते हैं ना, पैक किया, पैकिंग किया या स्टोरेज किया वेयर हाउस में, सारा एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंसिव सर्विस। एग्रीकल्चरल एक्सटेंसिव सर्विस का मतलब क्या हो सकता है? अरे एग्रीकल्चर की उससे एक्सटेंसिव सर्विस किया, जैसे कि आपने गाड़ी मंगवाया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मार्केट में जा सके, तो वो जो सर्विस है वो भी एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है ना वो। आपका एग्रीकल्चर बोलने से क्या मतलब, वो आपका प्रोडक्ट, वो आपका रियरिंग एंड कल्टीवेशन आता है, लेकिन उससे जो एक्सटेंडेड प्रोडक्ट है, आपने गाड़ी ट्रक किया है, वो सभी एग्जाम्प्टेड। सर्विस बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी और बोर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। मतलब क्या होता है ना, आपको बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हर किसान रहता है, किसान जाके डायरेक्ट मंडी में, किसान जब सोचो धान उगाया, वो कितना उगाया सोचो, 100 के 1 क्विंटल उड़ाया है, 5 क्विंटल, 5 क्विंटल कितना, 500 के जी हो गया ना, 500 के जी उसने गेहूँ उगाया। अब वो गेहूँ उगा के डायरेक्ट मार्केट में मंडी में नहीं बेचता, वो क्या करता है कि वहाँ पे एक बोर्ड रहता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एक कमेटी रहता है, उसमें वो जाके उसको देना पड़ता है, वो एक स्पेसिफाइड रेट, जिसको एमएसपी बोलते हैं ना, स्पेसिफाइड रेट रहता है, एक बोर्ड रहता है, गवर्नमेंट का बोर्ड रहता है। वो क्या करता है, उसका फार्मर का गुड्स लेके वापस मार्केट में बेच देता है। ठीक है। तो वो जो सर्विस दे रहा है ना बोर्ड, किसको, फार्मर को, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्प्ट। पढ़ेंगे द सर्विस बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी, सर्विस बाय वे ऑफ बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी और बोर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन एजेंट। इसका कोई कमीशन भी कोई बीच में अगर ले रहा है, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्यों सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो भी एग्जाम्प्टेड। आप समझ में आ रहा है, जहाँ से आपने सीड डाला है और जहाँ तक आपने बेचा है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट करके रखा है। हाँ, वो टैक्स है, वो तो फिर अब चला गया, वो टैक्स है। आपने मार्केट में बेच दिया है, आपने मार्केट में बेच दिया, मार्केट में बेचने के बाद वो अगर किसी को बेच रहा है आगे में, जो ब्रांड, अपना ब्रांड नहीं लगा दिया, क्या हुआ, जैसे कि आशीर्वाद आटा, आपने आपसे गेहूं तो ले लिया, ठीक है, टाटा वाला गेहूं तो ले लिया, गेहूं से आटा बना दिया, आटा बना के अपना ब्रांडिंग लेके बेच दिया, दैट्स द टैक्सेबल एक्टिविटी। ठीक है। लेकिन जो किसान जो बेच रहा है वो, दैट्स द ऑल एग्जाम। वो डिपेंड करेगा कि आटा का क्या टैक्स रेट है, आटा इज आल्सो एग्जेम्प्टेड और नॉट।
आटा का क्या रेट है आपका, गेहूं का? हम्म, हम्म, हम्म। तो वो आपको ये चेक करना पड़ेगा, गेहूं पहले देखना है कि गेहूं, एक पहले मैंने जो बात किया ना सारा सर्विस का बात किया, गुड्स का तो बात ही नहीं किया। तो आपका यहाँ पे दो गुड्स इसमें इन्वॉल्व है, पहला है एक गेहूं एक आटा। तो मेरा आप मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं, मतलब एज पर लॉ कि गेहूं भी एग्जाम्प्ट है एज अ गुड्स और आटा भी एग्जाम्प्ट है एज अ गुड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड आप कोई ब्रांडिंग के अंडर में नहीं बेच रहे। तो अगर किसान क्या किया, बिना ब्रांड का वो आटा बेच रहा है, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्प्ट, ठीक है, लेकिन उस पर अगर कोई ब्रांड लगा दिया है तो दैट्स नॉट एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो सर मैंने आपको बोला चैरिटेबल, रिलीजियस और फिर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पढ़ाई, दैट्स ऑल्सो अंडर द एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज? एजुकेशन सर्विस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बात है, प्राइवेट ट्यूशन का बात नहीं कर रहा है वो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्कूल का बात कर रहा है, ठीक है। ये पढ़ते हैं, दिस एग्जाम्पशन आर ओनली एप्लीकेबल टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग, नहीं ये सॉरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब क्या है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब हम तो प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं वो एग्जाम्प्टेड नहीं है, या कोई भी टीचर यूट्यूब में पढ़ा रहा है वो एग्जाम्प्टेड नहीं है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, जैसे डीपीएस हो सकता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, मतलब कि सर्विस दे रहा है किसको, स्टूडेंट को, क्या एजुकेशनल सर्विस, या सर्विस दे रहा है किसको, फैकल्टी को या फिर स्टाफ को, वो सारा एग्जाम्प्टेड है, नहीं है, मतलब आपका स्कूल फी में टैक्स बोल के नहीं आएगा। बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ एंट्रेंस फी, अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगेंस्ट में ओके by way of entrance examination against consideration in form of entrance fee, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, एंट्रेंस फी करवा रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप सोचो कि डीपीएस, ये डीपीएस कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है, ये आपका सोचो एलकेजी में यूकेजी में एग्ज़ाम होता है ना, ये जो एडमिशन होता है, वो एडमिशन होने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है, 500 रुपया फीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, दैट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो एग्जाम्प्टेड, ठीक है। तो वो आपसे कलेक्ट करेगी पैसा तो जीएसटी चार्ज करके नहीं करेगी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ट्रांस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बस में आना, एग्जैक्टली स्कूल बस जो आता है जाता है, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील करवा रहा है अंडर स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मिड डे मील जो खिला रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल्सो एग्जाम्पल। लेकिन आप सोचो मिड डे मील नहीं खिला रहा है, डेली हर दोपहर में बिरयानी खिला रहा है स्टूडेंट को और उसके अगेंस्ट में आपका फीस चार्ज कर रहा है, दैट्स टैक्सेबल सर्विस, ठीक है।
security service, security there are, cleaning there are, housekeeping service there are in performed in such educational institute. ठीक है, सिक्योरिटी दे रहा है, क्लीनिंग दे रहा है, हाउसकीपिंग दे रहा है, जो आ रहा है ना आपका क्लासरूम में पोछा उछा लगा के जा रहा है, दैट्स ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. ठीक है, अब बोला ये जो सर्विस है ना, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग का सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, ये आपका अप टू क्लास 12 तक है. ठीक है, these exemptions are only applicable to an institute providing service by way of preschooling and preschool education and education up to higher secondary or equivalent. मतलब 12 के बाद आप कॉलेज करवा रहे हैं, उसमें ये सब नहीं एप्लीकेबल है. ठीक है, लेकिन कॉलेज फीस पे टैक्स है कि नहीं? नहीं है. ये 3 सर्विस की बात कर रहे हैं. ठीक है, कोई सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्टिंग एग्जाम बाय एडुकेशनल, कोई भी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम करा रहा है, जैसे एग्जाम फीस नहीं देता है सब कोई, वो सारा एग्जेम्प्टेड है. सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एडुकेशनल जर्नल, याद रखना एडुकेशनल जर्नल का बात कर रहा है, ऑनलाइन एडुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल्स. This exemption is only applicable to an institution providing service by way of education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by law for the time being. मतलब कि ये जो जर्नल दे रहा है या पीरियोडिकल सर्विस दे रहा है, होता है ना कि आपका देखना स्कूल में मैगजीन बांट देता है. ठीक है, स्कूल में मैगजीन बांट देता है, स्कूल में मैगजीन बांट देते हैं, तो वो मैगजीन जो बांट रहे हैं ना, कौन? स्कूल. ठीक है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है. अंडरस्टूड सर? लेकिन ये पीरियोडिकल रिलेटेड टू ऑनलाइन एडुकेशन और जनरल्स का बात कर रहा है, ऑनलाइन एडुकेशन से रिलेटेड. सर आपका जो कोई मैगजीन आ रहा है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, हो सकता है ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, वो सब एग्जेम्प्टेड नहीं है. क्लियर है? सर आपका मैगजीन है बॉलीवुड मैगजीन, सर ये जो आप दे रहे हैं ना सर्विस छापने का, तो वो दैट्स नॉट एग्जेम्प्टेड. बट आप अगर कोई सप्लाई दे रहा है जर्नल फॉर एडुकेशनल पर्पस के लिए, देन इट इज एग्जेम्प्टेड. ठीक है, क्लियर है? हेल्थ केयर सर्विस, डॉक्टर मेडिकल सर्विस की बात कर रहा है. हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, मतलब क्या? क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा. ठीक है, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना पड़ेगा. ये जो गांव में होता है ना झोला छाप डॉक्टर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. प्रोफेशनल डॉक्टर होना पड़ेगा, ऑथोराइज मेडिकल, या पैरामेडिक्स होना पड़ेगा. फार्मासिस्ट नहीं, पैरामेडिक्स क्या होता है? वो आपका योगा टाइप का. ठीक है, हाँ, प्रैक्टिशनर जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर रहता है ना, जिसको प्रैक्टिस कर रहा है, वो बोला जाता है. ठीक है, वो अगर कोई सर्विस दे रहा है आपको, तो दैट्स द एग्जेम्प्टेड. ठीक है, ओके. बोला however nothing in this entry shall apply to service provided by a clinical establishment by way of providing room. लेकिन अगर कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट या फिर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल की बात कर रहा है, हॉस्पिटल अगर कोई रूम दे रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है. लेकिन
किसको छोड़ के, अदर देन आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, ठीक है। ये चारों को छोड़ के जो भी रूम देगा वो सारा टैक्सेबल है। मतलब कि हाँ, हॉस्पिटल क्या दे रहा है, रूम सर्विस। क्या चीज़ है रूम सर्विस, आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, ये सब जो दे रहा है वो सारा क्या है, एग्जेम्प्टेड। बाकी इसको छोड़ के कोई भी रूम दे रहा है सब टैक्सेबल, पहला बात। लेकिन ये जो सर्विस दे रहा है ना, ये जो रूम दे रहा है उसका रेंट आपका 5,000 रुपया तक का होना पड़ेगा, ठीक है, वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस, जो पर्सन हेल्थ केयर सर्विस ले रहा है वो जो इसमें एडमिट है उसका ये 5,000 रुपया से कम है तो एग्जेम्प्टेड, अगर 5,000 रुपया से ज़्यादा है तो ये भी टैक्सेबल, ठीक है। एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस बाय ए पर्सन अदर देन द स्पेसिफाइड अबव, मतलब कि एम्बुलेंस सर्विस भी दे रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। वेटरनरी क्लिनिक, मतलब कि जानवरों का क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड, एग्जेम्प्टेड, क्लियर है भैया, घर पे जाके पढ़ना, लेकिन ये सब समझ में आ रहा है ना। सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, क्या, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, आंसर इज नो, टैक्सेबल, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी by way of any activity in relation to functional entrustment of municipality panchayat under article 243 and 243G of constitution, ऐसा कोई अगर सर्विस दे रहा है जो इसमें फॉल कर रहा है 243W और 243G में, देन एग्जेम्प्टेड है। कौन दे रहा है सर्विस, गवर्नमेंट दे रहा है या फिर म्यूनिसिपैलिटी दे रहा है या फिर पंचायत दे रहा है, वो सारा का एग्जेम्प्ट है। सर इसमें कौन कौन सा सर्विस आता है, अरे पंचायत वाला सर्विस है, ठीक है, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। दूसरा बोला कि सर सर्विस कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, एलए, वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसको छोड़ के, ए बी सी डी को छोड़ के, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री, ये बात हुआ था ना उसमें, से रेलवे वाला का अगर आप गए तो वो टैक्सेबल, ठीक है, इंडिविजुअल कोई भी गया तो टैक्सेबल, एयरक्राफ्ट और वेसल वाला भी टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या, गुड्स या पैसेंजर में, बाय रोड हुआ तो वो एग्जेम्प्टेड, ठीक है, नहीं तो टैक्सेबल। और एनी अदर देन स्पेसिफाइड, इन तीनों को छोड़ के, ये तीनों लिखा मैंने, ए टू सी हेयर इन रेफर्ड स्पेसिफाइड सर्विस, ये तीनों को छोड़कर कोई भी सर्विस दिया किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्सेबल। मतलब ये वाला 3 सर्विस किसी को भी दिया तो वो टैक्सेबल, किसी को भी, बिजनेस प्लस इंडिविजुअल। और ये जो सर्विस को 3, इसको छोड़ के कोई भी सर्विस दिया टू बिजनेस एंटिटी तो टैक्सेबल। आ रहा समझ में? क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है?
सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कौन दे रहा है सर्विस? पोस्ट ऑफिस, बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी, कोई ऑर्डिनरी पोस्ट दे रहा नहीं होता कि ऑर्डिनरी पोस्ट जाता है जो स्टैम्प, उसमें स्पीड पोस्ट नहीं होता है वो, ये एक नॉर्मल स्टैम्प लगा के आप भेज सकते हैं, उसमें डाल दो, क्या बोलता है, लेटर बॉक्स में डाल दो, चला जाएगा। कब जाएगा भगवान जाने, जाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन वो जो सर्विस है ना वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन वो पोस्ट का इन्वेलप का वजन 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलए टू बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to the amount of preceding financial year makes it eligible for exemption up to service provided by central government, state government, union territory, LA to business entities, ठीक है, business entity को दिया with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year, aggregate turnover कितना होना चाहिए business entity का in last financial year as makes it eligible for from registration from the GST Act. This exemption is not a, अच्छा मतलब कि एक बिजनेस एंटिटी है, इसका टर्नओवर लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है, 2 लाख रुपए है। अरे समझ में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है, 2 लाख रुपए है, बिजनेस एंटिटी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर सर 2 लाख रुपए है, इतना छोटा बिजनेस एंटिटी है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं है सर, कितना पे ज़रूरत है वो बाद में बताऊंगा, इस पे नहीं है, ठीक है। तो सर ये वाले को भी गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस देती है ना, तो भी आपने तो बोला था ना बिजनेस एंटिटी कोई भी देगा तो टैक्सेबल है, तो मैंने बोला आपको ये इसको नलीफाई करवाया कि ये जो बिजनेस एंटिटी है जिसका रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी ही नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, 20 लैक्स लिमिट इज़ 20 लैक्स, 20 लाख से अगर नीचे होगा टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंने बोला कंपलसरी नहीं है सर, मेरा टर्नओवर 18 लाख है तो मैं ले सकता हूँ क्या रजिस्ट्रेशन? ले सकता है, मैंने बोला कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री आप ले, हाँ टैक्सेबल हो जाए एग्जेम्पशन में, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला इन लोगों को सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट, जो जिसका टर्नओवर बहुत कम है, कम मतलब कि लेस देन 20 लैक्स, ठीक है, तो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन स्पेसिफाइड सर्विस अगर दे रहा है या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं है। मैंने बोल दिया ना स्पेसिफाइड सर्विस, ये 3, ये स्पेसिफाइड सर्विस और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो टैक्स लगेगा, ठीक है। Service provided by central government, state government, another central government, state government. This is exemption not applicable for specified service. मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, देन ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, लेकिन वो स्पेसिफाइड सर्विस में नहीं आना चाहिए, नहीं आना, एग्जेम्प्टेड है, दे सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, इनकम टैक्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आया ना, वो कहाँ गया, वो गया पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से होता है ना, आजकल तो ऑनलाइन ही आता है, लेकिन सोचो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जा रहा है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदमी जाएगा, मतलब इनकम टैक्स का ऑफिस जाएगा, या फिर जीएसटी का नोटिस आएगा, वो जाएगा, वो जाके पोस्ट में स्पीड पोस्ट करवाएगा, स्पीड पोस्ट कराएगा, स्पीड पोस्ट कराएगा, तो वो जो पोस्ट ऑफिस वाला तो देखेगा किससे आया है, तो वो भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, मतलब वो भी गवर्नमेंट से आया है, और मैं भी गवर्नमेंट हूँ, तो वो गवर्नमेंट का में जो सर्विस आएगा उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर इज लगेगा। मैंने क्या बोला,
सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैं पोस्ट है, टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनकम टैक्स है, ठीक है, वो भी एग्जम्प्ट है. दिस एग्जाम्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विस. ये जो 3 स्पेसिफाइड सर्विस है इसमें ये एग्जाम्शन एप्लीकेबल नहीं है. तो मतलब कि पोस्ट वाला जो है, पोस्ट वाला है, ठीक है, सर्विस, या रेलवे वाला सर्विस है. इसका मतलब सर, मतलब क्या सर, इनकम टैक्स ऑफिसर है कहाँ पे, असम में, वो जा रहा है रेड मारने, कहाँ से, दिल्ली. दिल्ली जा रहा है रेड मारने, तो कैसे जाएगा, थ्रू ट्रेन जा रहा है. तो जो ट्रेन का टिकट काटेगा वो लोग, ट्रेन का टिकट, आपका ट्रेन का टिकट काटेगा, तो सर वो ट्रेन का टिकट में उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा. आंसर इज स्पेसिफाइड सर्विस. क्लियर है. तो मतलब सर ये 3 अगर सर्विस दे रहा है तो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी रहेगा तो टैक्सेबल. क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई. कितना बड़ा गवर्नमेंट है भाई. सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000. सर्विस नहीं, गवर्नमेंट सर्विस का बात कर रहा है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन ऑफ सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000. दिस एग्जाम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सर्विस इन केस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस. दिस एग्जाम्पशन शैल एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसिडरेशन इज चार्ज सर्विस. अच्छा, बोल रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस दे रही है और वो जो सर्विस का जो चार्ज कर रही है आपसे 5,000 से कम है, इन दैट केस आपका वो सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाएगी. आपको अगर जैसे कि कोई भी सर्विस है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जैसे कि आपका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, आपने रिक्वेस्ट किया लोकल पुलिस स्टेशन में कि सर मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है 2 दिन के लिए, मुझे सिक्योरिटी सर्विस चाहिए. आ रहा समझ में, किसको दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विस. कौन ले रहा है, कंपनी ले रहा है, ठीक है, कंपनी ले रहा है या फिर कोई इंडिविजुअल ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, ठीक है. इन दैट केस अगर बोला कि सर 2 घंटे का सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो वो वहाँ से आया, क्या बोलता है, रेट आया पुलिस स्टेशन से कि 4,000 रुपये लगेगा, 2 घंटे का रहेगा, मेरा आदमी कांस्टेबल जाएगा, आपके संग रहेगा. इन दैट केस कौन दे रहा है सर्विस, गवर्नमेंट दे रहा है. किसको दे रहा है, पुलिसिंग सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है टू पर्सन, ठीक है, टू पर्सन. लेकिन सर्विस कितना है, 4,000 5,000 से कम है, तो उस पर वो सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो एग्जेम्पशन हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. तो लगेगा, ठीक है. अब बात है सर क्या, वो कौन देगा, अब बात है कि कौन देगा. सर अगर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस देगा अंडर आरसीएम. क्लियर है. और इंडिविजुअल है ठीक है, अगर अगर इंडिविजुअल है तो पुलिस को देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में. क्लियर है. तो बोला है कि सर अगर कंसिडरेशन अगर 5,000 से कम रहेगा देन वो जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है टू एनी पर्सन वो एग्जेम्प्टेड है. लेकिन बोला कि ये जो आप सर्विस जो बात कर रहे हैं ना वो स्पेसिफाइड सर्विस नहीं होना चाहिए. आ रहा है समझ, स्पेसिफाइड सर्विस, पोस्ट, रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, ये सब सर्विस नहीं.
ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है, कंटिन्यू दे ही रहे हैं, एंड नहीं हो रहा होता ना कि गया 2 दिन के बाद आ गया, 2 घंटे के बाद आ रहा है, लेकिन हर महीना जा रहा है, डेली जा रहा है, इन दैट केस अगर exemption shall apply only where the consideration charge for service does not exceed, अगर exemption तभी मिलेगा जो पैसा चार्ज कर रहा है उस कंटिन्यूस सर्विस का वो 5,000 रुपये से कम है। क्लियर है? सर्विस supply of service by government entity to central government or any person specified by central government against consideration received from in the form of grant. Supply of service by government entity, अच्छा मैम आगे, चलो इतने तक रखते हैं, याद एंट्री नंबर 9 तक किया मैंने, याद रखना। चलो थैंक यू। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? घर पे पढ़िए, समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इजी चीज़ है, आपको सिर्फ याद रखने का होगा, याद रख लिया तो गेन है, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्प्टेड है, ये एग्जाम्प्टेड है, बस सीधा बात, और कुछ है नहीं, ठीक है। थैंक यू।